उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उसमें भाजपा हाईकमान ने यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जल्द होने वाले यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 6 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मौजूदा मंत्रिमंडल में से किसी भी मंत्री को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि मंत्रिमंडल में खाली मंत्री पदों को भरा जाएगा। यूपी मंत्रिमंडल में कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और फिलहाल योगी सरकार में 53 मंत्री हैं, जिसमें से 23 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 21 राज्य मंत्री शामिल हैं, जबकि 7 मंत्री पद अब भी खाली हैं। तो जो मौजूदा स्थिति देखिए वो आपको दिखा रहे हैं। 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, राज्य मंत्री 21 हैं और 7 मंत्री पद खाली हैं। तो इनको भरने को लेकर हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और सबसे अहम बात यह है कि छुट्टी किसी की नहीं होगी और चुनावी साल है, चंद महीने बाकी हैं और उससे पहले ये विस्तार होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसके लिए फिलहाल 4 नामों की चर्चा जोरों पर है। इनमें पहला नाम हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद का है। दूसरा नाम उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है, जिनके पास फिलहाल संगठन और पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तीसरा नाम विद्यासागर सोनकर का है, जो विधान परिषद सदस्य हैं और यूपी में पार्टी का दलित चेहरा है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर पर यूपी भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कहा है, सुनिए। मंत्रिमंडल विस्तार करने का अधिकार मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है। मुख्यमंत्री जब चाहे तब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। किसको मंत्री बनाना है, कौन सा विभाग देना है और मंत्रिमंडल का विस्तार कब करना है, ये सारे निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है। वो पार्टी के साथ चर्चा करके, परामर्श करके उचित समय पर इसका निर्णय लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा, ये भी मुख्यमंत्री को ही तय करना है। उत्तर प्रदेश में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में निषाद पार्टी को भी जगह मिलने की चर्चा है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। संजय निषाद ने भाजपा से 2022 विधानसभा चुनाव में 12 सीटों की डिमांड की है। संजय निषाद ने क्या कहा, सुनिए। संजय निषाद ने 12 सीटों की डिमांड की है और उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर हालांकि संजय निषाद मौन है, वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी जो सोचेगी वो करेगी, उनके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। तो बात हुई कल, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, 10, 20, 15, 16? निश्चित रूप से सीट पर बात हुई और उन्होंने कहा भी अपने सिंबल पर कितनी सीटें जीत सकते हो, हम बात बताओ। और हमने कहा भाई हमें समय चाहिए, हम लोग आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। तो पहली बार है कम से कम इतने बड़ा दल है वो एक है कि नहीं अपने सिंबल पर कैसे कितनी सीटें लड़ सकते हो। तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी है कि अपने सिंबल पर कम से कम दर्जन भर सीटें लड़कर हम लोग विधानसभा में जाएंगे और इनका आरक्षण भी मिलेगा, इनके मुकदमे वापस होंगे, इनके तालघाट नदी भी मिलेंगे और निषाद पार्टी का झंडा भी विधानसभा में। एमएलसी आपको बना रही, बीजेपी नहीं बना रही, इस पे कुछ आश्वासन नहीं मिला? वो उनका मामला, क्या करते क्या करेंगे, कब विस्तार करेंगे, उनकी पार्टी का मामला। लेकिन इतना जरूर आश्वस्त किया उन्होंने कि जब आगे जो भी कोर्स होगा उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। और विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने के अभियान पर निकले बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर यूपी में बसपा की सरकार बनेगी तो कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में दोबारा जांच होगी। सतीश चंद्र मिश्रा आज बलिया में थे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान ये बात कही। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बिकरू कांड की जांच के दौरान मामले के आरोपियों का एनकाउंटर करने वाली पुलिस और एसटीएफ को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन बसपा की सरकार आने पर फिर से बिकरू कांड की जांच करवाई जाएगी। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि बसपा वोट के लिए अपराधियों की जाति तलाशने में जुट गई है। और बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। पुलिस की बात कर रहे हैं, वही तो किसके अंडर में है, वो किसके अंडर में, यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में।
तो जो जब हाथरस में वो हो सकता है तो वहाँ पर क्यों नहीं होगा? इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू है? हमारी सरकार आने दीजिए, दोबारा से इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। अपराधियों की जाति कब तक खोजेंगे? अपराधियों की जाति खोजने के कारण ही तो उत्तर प्रदेश का इतना बंटाधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधी की जाति और जमात क्या है, इस बात की परवाह किए बिना आज योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल रहा है। और अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराध किया है तो पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। हम बख्शने वाले नहीं हैं और अपराधियों की जाति के आधार पर वोट नहीं मिलेगा। अपराधियों के दम पर लंबे समय तक आपने सत्ता चलाई है, अब अपराध के दम पर आप सत्ता नहीं पा सकते। और संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान देने के बाद अब उनके बेटे मलकुर रहमान बर्क ने तालिबान को मुबारकबाद दी है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि तालिबान पिछले 20 साल से सुपर पावर अमेरिका और जापान से लड़ रहा था। इससे पहले 10 साल हुकूमत से लड़ा। तालिबान हमारे देश के साथ है, इसलिए हम तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। सुनिए कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? देखिए, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो एक मुद्दत से 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक है वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले। तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाइक बोर्ड घोटाले की जांच सीबीआई को भेजने की तैयारी है। सीबीआई जांच में सामने आएंगे कई बड़े अफसरों के नाम। कंपनी के निदेशकों के पैरोकार बने अफसरों पर शिकंजा कसेगा। ईओडब्ल्यू और ईडी भी बाइक बोर्ड घोटाले की जांच कर रहे हैं। अब तक कंपनी के निदेशक समेत कई अधिकारी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इस घोटाले का मुख्य आरोपी संजय भाटी अभी जेल में बंद है, वहीं मास्टरमाइंड बीएन तिवारी भी जेल में है। घोटाले में सबसे पहले 57 केस नोएडा में अलग अलग थानों में दर्ज हुए। फिर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मेरठ में 94 केस दर्ज किए। दरअसल संजय भाटी ने 2018 में बाइक बोर्ड स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम के तहत बाइक टैक्सी शुरू की गई। इसके तहत एक व्यक्ति से एकमुश्त 62,200 रुपए का निवेश कराया गया। उसके एवज में 1 साल तक 9,765 रुपए देने का वादा भी किया गया था। और लखनऊ में राजभवन में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में न्यायाधीशों का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जजों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लंबित केसों की सुनवाई जल्द से जल्द हो ताकि पीड़ित को त्वरित न्याय मिले। खासतौर पर महिला अपराधों की सुनवाई जितनी जल्द और हो उतना अच्छा है, जिससे अपराधियों को तुरंत सजा दी जा सके। पर किसी भी नागरिक को न्याय मिलना यह राज्य के भी हित में है। उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाता है और उस सकारात्मक ऊर्जा न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर के आगे बढ़ा सकती है। आम नागरिक की उस ऊर्जा को जो बार बार हताश और निराश होकर के व्यवस्था को कोसता है, उससे उभर करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राज्य के हित में, लोक कल्याण में लगा सकता है। स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हम सब भाग ले रहे थे। उसकी पूर्व संध्या पर राज्यपाल महोदय के माध्यम से 75 ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने जो बीमार थी या जो अपनी सजा प्राप्त पूरी कर चुकी थी, उन्हें समय से पूर्व रिहा करने के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वह सफलतापूर्वक आगे। और यूपी में पिछले कुछ महीनों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी बनी हुई है। इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी को खत्म करने का निर्देश जारी किया है। यानी कि रविवार को लगने वाला लॉकडाउन अब खत्म हो गया। इससे पहले प्रदेश में शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू था, लेकिन कुछ दिनों पहले 11 अगस्त को ही प्रदेश में शनिवार का कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया था। माना जा रहा है कि अब राज्य में कोरोना के मामले काबू में है, इसलिए फैसला लिया गया है।
अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद कई भारतीय अभी वहीं फंसे हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर के शैलेंद्र शुक्ला की है, जो काबुल के स्टील प्लांट में काम करते हैं, जिनके साथ गोरखपुर के 2 और युवक काबुल में फंसे हैं। दूसरी तस्वीर आजमगढ़ के मुबारकपुर की है, जहां पर रहने वाले धर्मेंद्र चौहान की तस्वीर है, जो अफगानिस्तान में फंसे हैं। उनके साथ ही आसपास के करीब 28 लोग एक स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने इन्हें एक कमरे में बंद कर इनका पासपोर्ट ले लिया। तीसरी तस्वीर महाराजगंज के जंग बहादुर की है, जो काबुल में फंसे हैं। वो पिछले 5 साल से काबुल में खाना बनाने का काम करते थे। अब इन लोगों के परिजनों ने भारत सरकार से जल्द उन्हें वापस लाने की अपील की है। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद बहुत से भारतीय खुशकिस्मत रहे, जो वहां से वापस अपने वतन लौट आए। गाजियाबाद की रहने वाली समाज सेविका डॉक्टर बरखा हर्ष इन्हीं में से एक है। अफगानिस्तान में रहकर 2018 से महिलाओं के लिए काम करने वाली डॉक्टर बरखा वर्षा ने बताया कि वहां पर हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। वतन वापसी के दौरान काफ़ी दिक्कतें हुई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं को काम करने की आज़ादी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है वहाँ के, जो ख़ासतौर से लेडीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही, उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि दोबारा से हमें तालिबान के अंडर में रहना होगा। और जिस तरह से उन पर सख्ती की जा रही है, शुरू में 1-2 दिन तो दिखा रहा था कि हम लेडीज़ को कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में आप सब ने भी देखा सोशल मीडिया पे किस तरह की वीडियोज़ आई हैं। उन्होंने लेडीज़ को काम पर आने से रोक दिया है। तमाम सेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कॉरपोरेट हैं, वहाँ लेडीज़ काम करने लगी थी। तो अब आप समझिए, मेरे पास लोग वहाँ से मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि हम 5 दिन से घर से नहीं निकले, 1 हफ्ते से हम घर से नहीं निकले, हम काम पे नहीं जा सकते हैं। जो आई थी उनको वापस भेज दिया गया कि अब आप काम नहीं कर सकती। ये तो उन औरतों का हाल है जो पढ़ी लिखी एक अच्छी जॉब में थी। तो आप समझ लीजिए जो लेडीज घर पे हैं उनका क्या हो रहा होगा। प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की, जहां पर सरयू नदी उफान पर है, खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बताया जा रहा है कि बैराज से पानी छोड़े जाने से सरयू का जलस्तर बढ़ा है। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां पर बारिश के कारण गंगा और दूसरी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं बारिश का पानी सड़कों पर 3 फीट तक लगा है, साथ ही वो दुकानों से लेकर घरों तक में घुस गया है। और तीसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां पर हल्की बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ पर सड़कों पर पानी लगा है और मुख्य बाजार कोतवाली रोड पर जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई। खबर बदायूं से है, जहां पंचायत चेयरमैन के पति की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मामला इस्लाम नगर इलाके का है, जहां पर एक शख्स कुछ महिलाओं के साथ उनकी शिकायत लेकर नगर पंचायत दफ्तर पहुंचा था, लेकिन तभी वहां पर इस्लाम नगर पंचायत चेयरमैन का पति हाजी मुशाहिद भी आ गया और महिलाओं की शिकायत लेकर पहुंचे युवक को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जबकि वहां पर मौजूद लोग पूरी घटना का तमाशा देखते रहे। देखिए बदायूं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंचायत चेयरमैन के पति की गुंडागर्दी देखने को मिली है और लोग तमाशा देखते रहे। महिलाओं की शिकायत लेकर पहुंचे युवक को पीटा। चेयरमैन के पति हाजी मुशाहिद ने युवक को पीटा है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेज हो गया है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अब तक 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसके लिए लोगों को 2 चरणों में मुआवजा और प्लॉट आवंटन का प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। और आज भी कलेक्ट्रेट में अधिग्रहित जमीनों के मालिकों को प्लॉट के प्रमाण पत्र और मुआवजे का चेक बांटा गया। एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के लिए प्रशासन की तरफ से पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है।